हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट इट जिन। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट फंक्शनल डिपेंडेंसीज। फंक्शनल डिपेंडेंसीज नॉर्मलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ DBMS और नॉर्मलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो पूरा फंक्शनल डिपेंडेंसीज पे बेस्ड है। तो इस वीडियो में हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज को डिस्कस करें प्लस हाउ टू फाइंड क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो सपोज R इज योर रिलेशन, R आपका कोई रिलेशन है जिसमें एट्रीब्यूट्स हैं ABC। ओके, R इज द रिलेशन विद द एट्रीब्यूट ABC। वी कैन से एट्रीब्यूट A functionally determines the attribute B. A decides B. कब? तो given a value of A, you should get a single value of B. A की एक वैल्यू के लिए आपको B की एग्जैक्टली एक वैल्यू मिले। जैसे इस स्टूडेंट डेटाबेस में कैन वी से कि there exists the functional dependency roll number decides name। क्या है? अगर है तो फॉर अ सिंगल रोल नंबर यू शुड गेट अ सिंगल नेम। इस इंस्टेंस में रोल नंबर 1 एक ही बार प्रेजेंट है, तो फॉर रोल नंबर 1 यू आर गेटिंग द नेम हर्ष। तो फॉर अ सिंगल रोल नंबर यू आर गेटिंग अ सिंगल नेम। फॉर रोल नंबर 2 you are getting only one name। तो इस टेबल में for every roll number you are getting a single name, so you can say कि there exists the FD roll number decides name। okay? अब इसी टेबल की बात करें, क्या name decide roll number exist करता है? Is name decides roll number exist in this table? तो given a name you should get a one roll number। तो अगर आपसे पूछा गया what is the roll number for name हर्ष, तो डेफिनेटली आपको एक ही रोल नंबर मिल रहा है 1। फॉर प्रतीक इट इज 2, बट फॉर रोहित अगर आपसे पूछा रोल नंबर फॉर रोहित तो इट इज ऑल्सो 3, इट इज ऑल्सो 4। तो फॉर रोहित यू आर नॉट गेटिंग अ सिंगल रोल नंबर। तो हमारी FD नेम डिसाइड्स रोल नंबर क्या कहती है? फॉर अ सिंगल नेम यू शुड गेट अ सिंगल रोल नंबर, but for a single name Rohit you are getting more than one roll number, therefore name decides roll number violate हो रही है। हर नेम के लिए आपको एग्जैक्टली एक ही रोल नंबर मिलना चाहिए। अगर कोई नेम ऐसा है जिसके करस्पॉन्डिंग यू आर गेटिंग मल्टीपल रोल नंबर्स, तो हम कहेंगे कि यहाँ नेम डिसाइड्स रोल नंबर एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, तो फॉर दिस इंस्टेंस रोल नंबर डिसाइड्स नेम एग्जिस्ट बट नेम डिसाइड रोल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अभी हमने देखा था RABCD में, सपोज हमारे रिलेशन R में 4 एट्रीब्यूट्स है, तो A डिसाइड्स B FD होगी, मतलब एट्रीब्यूट A यूनिकली डिसाइड्स द एट्रीब्यूट B। बट यहां सिंगल एट्रीब्यूट की जगह we can have combinations of attribute also। we can have FD like AB decides C। ठीक है, या FD like AB decides CD। तो ये भी जरूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक सिंगल एट्रीब्यूट हो। तो ऑन लेफ्ट हैंड साइड यू कैन हैव मोर देन वन एट्रीब्यूट्स। सिमिलर वे में ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द FD यू कैन ऑल्सो हैव मोर देन वन एट्रीब्यूट्स। इसलिए अब हम फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी की फॉर्मल डेफिनेशन क्या कहती है। तो ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट A, तो A यहां पे सिंगल एट्रीब्यूट नहीं कहा है, क्या कहा है? सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। फंक्शनली डिटरमाइन द सेट ऑफ एट्रीब्यूट B इफ द वैल्यू ऑफ A डिटरमाइंस अ यूनिक वैल्यू ऑफ B, है ना? A की एक वैल्यू, तो A एक सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हो सकता है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी मोर देन वन एट्रीब्यूट पॉसिबल है, राइट हैंड पे भी मोर देन वन एट्रीब्यूट्स पॉसिबल है। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द FD क्या कहलाता है? डिटर्मिनेंट ऑफ द FD, एंड राइट हैंड साइड ऑफ द FD क्या कहलाता है? डिपेंडेंट ऑफ FD। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है
कि क्या इन दिस डेट, इस इंस्टेंस पे, ऑन दिस इंस्टेंस रोल नंबर एंड एज डिसाइड्स नेम एग्जिस्ट करती है क्या? रोल नंबर एंड नेम डिसाइड्स एज एग्जिस्ट करती है क्या? ओके, चलिए, तो सबसे पहले आप रोल नंबर और एज के कॉम्बिनेशंस देखेंगे। पहला कॉम्बिनेशन है रोल नंबर 1 एज 18 जो आपकी टेबल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या 118 कॉम्बिनेशन और कहीं आपके टेबल में है क्या? नो। तो 1 और 18, रोल नंबर 1 एज 18 फर्स्ट रो का कॉम्बिनेशन है, और इस कॉम्बिनेशन के लिए आपको क्या नेम मिल रहा है? हर्ष। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए यू आर गेटिंग अ सिंगल नेम। फॉर सेकेंड कॉम्बिनेशन, सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या है? रोल नंबर 2 एज 19, 219, ये कॉम्बिनेशन कहीं रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो आपको एक ही नेम मिल रहा है, प्रतीक। तो यहां रोल नंबर और एज का कॉम्बिनेशन यूनिक है। अगर कोई कॉम्बिनेशन, कोई कॉलम यूनिक है तो इट ऑलवेज डिसाइड्स अदर कॉलम। ठीक है, तो रोल नंबर यूनिक है तो रोल नंबर नेम को डिसाइड करेगा, रोल नंबर एज को डिसाइड करेगा, और रोल नंबर और एज का कॉम्बिनेशन भी आप देखिए यूनिक है। 1 के साथ 18 है तो 118 कॉम्बिनेशन फिर कहीं भी रिपीट नहीं हुआ है। 219 ये कॉम्बिनेशन भी कहीं रिपीट नहीं हुआ। थर्ड रो का कॉम्बिनेशन क्या है? 320। तो रोल नंबर और एज ये कॉम्बिनेशन भी यूनिक है। इफ लेफ्ट हैंड साइड इज यूनिक इन योर डेटाबेस तो इट ऑलवेज डिसाइड्स राइट हैंड साइड। ठीक है, तो रोल नंबर एंड नेम डिसाइड्स एज, ये एफडी भी यहां होल्ड करती है। ओके, चलिए, तो कोई एफडी हमारे डेटाबेस में कब कब होल्ड करेगी? तो फर्स्ट कंडीशन जो अभी हमने देखी कि इफ ए इज यूनिक फॉर एवरी रो, ए अगर हर रो में यूनिक है, जैसे रोल नंबर हमारा हर रो में यूनिक था तो रोल नंबर डिसाइड्स नेम भी था और रोल नंबर डिसाइड्स एज भी था। तो इफ सम कॉलम इज यूनिक इट ऑलवेज डिसाइड्स रिमेनिंग एट्रीब्यूट ऑफ योर टेबल। ओके, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका कॉलम यूनिक हो, कॉलम रिपीट भी हो सकता है। जैसे ए की वैल्यू A1 हमारी टेबल में दो कॉलम है, ए एन बी, फिर B1 B, ए इज A1 एंड A2 B इज B1 B1 B2 B2। क्या यहां ए डिसाइड्स बी होल्ड करता है? तो ए डिसाइड्स बी के होल्ड करने के लिए क्या जरूरी है कि गिवन अ वैल्यू ऑफ ए यू शुड गेट सिंगल वैल्यू फॉर बी। तो यहां ए की कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही? A1 दो बार है, तब बी क्या सेम है या डिफरेंट है? तो बी सेम है, तो फॉर वैल्यू ऑफ A1 यू आर गेटिंग अ सिंगल वैल्यू फॉर बी P1। फिर ऐसे ए फिर रिपीट हो रहा है A2, तो फिर बी कितना है? B2। तो ए की एक वैल्यू A1 के लिए आपको बी की एग्जैक्टली एक वैल्यू मिल रही B1, ए की सेकेंड वैल्यू A2 के लिए यू आर गेटिंग B2। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए you are getting exactly one value of B. So we can say there exists the functional dependency A decides B. But if in this row in place of B2 it is B3, तो now we can say, क्या अब हम कह सकते हैं कि यहाँ A decides B होल्ड करता है? तो डेफिनेटली अब हम यहाँ नहीं कह सकते कि A decides B होल्ड्स। क्यों? ए की एक वैल्यू A1 के लिए तो ए की वैल्यू B1 मिल रही है, लेकिन ए की सेकेंड वैल्यू A2 है। फॉर A2 यू आर गेटिंग टू बीज B2 एंड B3, तो यू आर गेटिंग मोर देन वन वैल्यू फॉर A2, देयरफॉर ए डिसाइड्स B डजंट होल्ड्स हियर, है ना। तो क्या कंडीशंस हमने देखी एफडी के होल्ड करने के लिए? एक तो हमारा कॉलम अगर यूनिक हो तो इट ऑलवेज डिसाइड्स अदर एट्रीब्यूट, लेकिन अगर कॉलम यूनिक नहीं है, जैसे यहाँ ए यूनिक नहीं है, तो जब जब ए रिपीट हो रहा है, ए है A1 तो बी शुड बी B1 B1, इफ ए इज A2 इफ बी इज B2 B2, देन वी कैन से कि ए डिसाइड्स बी होल्ड्स। जब जब ए रिपीट होगा तब बी भी रिपीट होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि ए डिसाइड्स बी होल्ड करता है। चलिए,
तो हम कुछ एग्जाम्पल से इस चीज को और अच्छे से समझते हैं कि कब फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड करेगी। तो आपको ये डेटाबेस का इंस्टेंस गिवन है और आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एफडीज होल्ड्स ऑन द गिवन इंस्टेंस ऑफ आर। आपके रिलेशन में 5 कॉलम ए बी सी डी और उन कॉलम्स की आपको वैल्यूज गिवन है। अब वेरी फर्स्ट आपसे पूछा गया कि कौन सी एफडी होल्ड करी, तो पहली एफडी कौन सी है, ए डिसाइड्स बी। तो क्या ए डिसाइड्स बी होल्ड्स और नॉट। तो सबसे पहले तो क्या चेक करेंगे कि क्या ए यूनिक है। ए यूनिक है तो ए विल डिसाइड एवरी कॉलम, नॉट ओनली बी बट एवरी कॉलम। तो यस, ए इज यूनिक, A1 A2 A3 A4 A5 ए यूनिक है। ए की वैल्यू किसी भी कॉलम में रिपीट नहीं हो रही है। तो बिकॉज ए इज यूनिक, ए डिसाइड्स बी होल्ड्स। नॉट ओनली ए डिसाइड्स बी, अगर आपसे पूछा होता है ए डिसाइड्स सी होल्ड्स, ए डिसाइड्स डी होल्ड्स, तो ये सब ट्रू होता। ठीक है, तो ए इज यूनिक, देयरफॉर ए डिसाइड्स बी होल्ड्स। अब नेक्स्ट देखते बी सी डिसाइड्स डी क्या होल्ड कर रहा है। ओके, तो फर्स्ट क्या सर्च करेंगे, क्या बी सी का कॉम्बिनेशन यूनिक है। तो लेट्स ट्राई B1 C1, फिर B1 आया उसके साथ C2, फिर B2 C1, B1 C1 फिर से रिपीट नहीं हुआ है। B1 C1 एग्जैक्टली एक ही रो में प्रेजेंट है। B1 फिर से आया लेकिन उसके साथ C2 आ गया। तो कोई भी कॉम्बिनेशन आप देखेंगे रिपीट नहीं हो रहा है। B2 C1 इसी रो के अलावा कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। तो BC के जो कॉम्बिनेशन से वो यूनिक है। B1 C1, B1 C2, B2 C1, B2 C2, B3 C3। तो BC अपने आप में यूनिक कॉलम है। देखो B भी यूनिक नहीं है, C भी यूनिक नहीं है, बट देयर कॉम्बिनेशन इज यूनिक। B1 के साथ C1 आया है तो फिर B1 के साथ C1 नीचे नहीं आया है ना। तो दोनों ही कॉलम यूनिक नहीं है लेकिन उनके कॉम्बिनेशन यूनिक है। तो आपकी एफडी का लेफ्ट हैंड साइड BC है, मतलब B और C का कॉम्बिनेशन, और बिकॉज इट इज यूनिक इट विल डिसाइड रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स। आपको चेक ही नहीं करना है, अगर ये कॉम्बिनेशन यूनिक है तो दूसरे एट्रीब्यूट्स को डिसाइड करेगा। तो यहाँ BC डिसाइड्स D होल्ड्स। ओके, चलिए अब लेट्स सी C डिसाइड्स D होल्ड करती है क्या। वेदर C डिसाइड्स D होल्ड्स। तो क्या C यूनिक है, तो नो, C इज नॉट यूनिक। ठीक है, C यूनिक नहीं है। C1 C1 रिपीट हो रहा है, C2 C2 रिपीट हो रहा है। तो क्या C डिसाइड्स D है। तो हमने क्या देखा कि जब C रिपीट होता है तो D को भी रिपीट होना चाहिए। C1 2 बार आया है, दोनों के लिए D कितना है, D1। तो फॉर C1 व्हाट D आर यू आर गेटिंग, D1। ठीक है, फिर कौन सा रिपीट हो रहा, C2। C2 भी 2 रो में प्रेजेंट है, दोनों में D2 क्या मिल रहा है, D क्या मिल रहा है, D2। तो जब जब C रिपीट हो रहा है D भी रिपीट हो रहा है, सेम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है ना। तो फॉर C1 यू आर गेटिंग D1, फॉर C2 यू आर गेटिंग D2, फॉर C3 ऑल्सो यू आर गेटिंग D1। तो C3 के लिए भी D1 मिल रहा है, वो इशू नहीं है। इशू ये कि एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। D1 C1 के लिए भी मिल रहा है, C3 के लिए भी D1। तो D1 सेम C डिफरेंट C's के लिए मिल सकता है, लेकिन C1 के लिए D1 D2 दोनों नहीं मिलना चाहिए ना। जैसे इसको और ज्यादा अच्छे से समझेंगे, रोल नंबर 1 का नेम भी रोहित हो सकता है, रोल नंबर 2 का नेम भी रोहित हो सकता है। तो हम कहेंगे कि रोल नंबर डिसाइड्स नेम, यस, क्योंकि फॉर अ सिंगल रोल नंबर यू आर गेटिंग अ सिंगल नेम। भले दोनों रोल नंबर के लिए सेम नेम मिल रहा है, लेकिन एक रोल नंबर के लिए तो आपको एक ही नेम मिल रहा है। तो सेम यहाँ पे है कि C1 के लिए भी D1 मिल रहा है, लेकिन C3 के लिए भी D1 मिल रहा है। हमारी एफडी वॉयलेट कब होती है, जब C1 के लिए D की 2 डिफरेंट वैल्यूज मिलती है, या C2 के लिए D की 2 डिफरेंट वैल्यूज मिलती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ C डिसाइड्स D होल्ड कर रही है। चलिए अब चेक करेंगे हम, क्या D डिसाइड्स C होल्ड्स, है ना। C डिसाइड्स D तो होल्ड कर रही है, क्या D डिसाइड्स C होल्ड। तो D की कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, D1 है और D2, 2 वैल्यूज है। अब आप क्या चेक करेंगे कि D1 के लिए आपको C की क्या क्या वैल्यूज मिल रही है। अगर एक ही वैल्यूज मिल रही है, जैसे C1 ही मिला D1 के लिए, तो इट होल्ड्स। बट D1 के लिए C की एक वैल्यू क्या मिली, C1।
यहाँ भी क्या मिला C1, लेकिन यहाँ क्या मिल गया C3। तो D1 की एक वैल्यू के लिए, D की एक वैल्यू D1 के लिए आपको C की कितनी वैल्यूज मिल रही है? 2 डिफरेंट वैल्यूज, C1 एंड C3। तो फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ D you are not getting a unique value for C, you are getting 2 different values of C। D1 के लिए C1 भी है और D1 के लिए C3 भी है। Therefore D डिसाइड C होल्ड नहीं करती है। जब जब D रिपीट होगा C भी रिपीट होना चाहिए। यहाँ D1 था, C1 है, D1 है, फिर C1 है, लेकिन थर्ड D1 में C1 की जगह C3 आ गया। तो ये थर्ड वाली रो के कारण, मतलब लास्ट वाली रो के कारण हमारी ये FD वॉयलेट हो रही है। D डिसाइड C इस डेटाबेस में सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। और फाइनली हम देखते हैं D डिसाइड्स E। क्या D यूनिक है? तो वो तो आपने देखा कि D यूनिक नहीं है। D की 2 वैल्यूज है, D1 एंड D2। इन फर्स्ट रो फॉर D1 E की क्या वैल्यू मिल रही? E1। यहां भी E1, हियर ऑल्सो इट इज E1। तो D1 की एक वैल्यू के, D की एक वैल्यू D1 के लिए E भी एग्जैक्टली एक ही मिल रहा है, E1। ऐसे D2 के लिए भी क्या मिल रहा है? D2 यहाँ भी है और यहाँ भी है। व्हाट वैल्यू ऑफ E यू आर गेटिंग? E1। तो D2 के लिए भी E कितना मिल रहा है? E1, एक ही। और D1 के लिए भी E कितना मिल रहा है? E1, 1 वैल्यू। तो D डिसाइड C होल्ड्स। तो यहाँ हमने देखा इन 6 FDs में से, इन 5 FDs में से ओनली D डिसाइड C डजंट होल्ड, रिमेनिंग FDs होल्ड्स। ओके, चलिए और प्रैक्टिस करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज फ्रॉम गेट 2000। आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय द इंस्टेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं फ्रॉम द गेट। आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग FDs are satisfied by the given instance। आपको आपके रिलेशन में 3 एट्रीब्यूट है, एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड की डिफरेंट वैल्यूज गिवन है और आपसे पूछा इनमें से कौन कौन FD सेटिस्फाई होती है। तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन है ए, एक्स वाई डिसाइड जेड। तो क्या एक्स वाई डिसाइड जेड सेटिस्फाई हो रही है? तो पहले तो क्या चेक करोगे, क्या एक्स वाई का कॉम्बिनेशन यूनिक है? यस, एक्स वाई 1,4 है, फिर 1,5 है, फिर 1,6 है, फिर 3,2 है। तो एक्स वाई 1,4 है, फिर 1,4 नीचे कहीं नहीं आ रहा है। ये 1,5 है, 1,5 वाला कॉम्बिनेशन और कहीं प्रेजेंट नहीं है। तो एक्स वाई इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन, और जो यूनिक है वो दूसरे एट्रीब्यूट को डिसाइड करेगा ही। तो एक्स वाई डिसाइड जेड तो होल्ड करेगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्या दे रखी फर्स्ट ऑप्शन में, क्या जेड डिसाइड्स वाई होल्ड्स। तो जेड क्या रिपीट हो रहा है? यस, जेड की 2 वैल्यू है, 2 एंड 3। 2 के लिए y क्या मिल रहा है? तो 2 के लिए y 4 मिल रहा है और यहां 2 के लिए y 2 मिल रहा है। तो फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ z यू आर गेटिंग मोर देन 1 वैल्यू ऑफ y, देयरफॉर z डिसाइड्स y डजंट होल्ड, है ना। इसे 3 के लिए भी यही हो रहा है कि 3 के लिए भी आपको एक y क्या मिल रहा है? 5, और एक y क्या मिल रहा है? 6। तो फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ z यू आर गेटिंग मोर देन 1 वैल्यूज ऑफ y, देयरफॉर z डिसाइड्स y डजंट होल्ड्स। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब सेकंड पे आते हैं, yz डिसाइड्स x, है ना, इट इज x, यहाँ x मिसिंग हो गया। तो yz डिसाइड्स x एंड y डिसाइड्स z। तो क्या yz डिसाइड्स x है? चेक, yz का कॉम्बिनेशन क्या है? यूनिक। यहां 4,2 है, फिर 4,2 किसी भी रो में नहीं आ रहा है, 5,3 भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो yz इज यूनिक, yz यूनिक है तो वो x को डिसाइड करेगा ही। तो yz डिसाइड्स x भी ट्रू है एंड y डिसाइड्स z। y डिसाइड्स z होगा कि नहीं होगा? तो यस होगा, y सेल्फ इज यूनिक। जो यूनिक है वो दूसरों को डिसाइड करेगा ही, y में कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है ना। तो y इज यूनिक, देयरफॉर y डिसाइड्स z। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी। अच्छा, सी में क्या प्रॉब्लम है? yz डिसाइड्स x। तो yz डिसाइड्स x तो ट्रू है, yz अभी हमने देखा यूनिक है,
यूनिक है तो रिमेनिंग कॉलम्स को डिसाइड करेगा। क्या प्रॉब्लम है? एक्स डिसाइड जेड। एक्स डिसाइड जेड क्यों नहीं सेटिस्फाई हो रही है? कहाँ वायलेट हो रही है? तो एक्स की एक वैल्यू 1 जो 3 बार प्रेजेंट है, 1 1 1, तब जेड क्या आ रहा है? फर्स्ट रो में z is 2, नेक्स्ट 2 रो में z is 3। तो फॉर द सिंगल वैल्यू ऑफ x यू आर गेटिंग मोर देन 1 वैल्यू ऑफ z, therefore x decide z doesn't holds। और डी ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है? तो डी में एग्जैक्ट डिसाइड्स y। एग्जैक्ट डिसाइड्स y में क्या चेक करो, क्या एग्जैक्ट यूनिक है? तो एग्जैक्ट में एक कॉम्बिनेशन है 1 2, 1 2 तो फिर से रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट का एक कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है 1 3 1 3। सेकेंड रो में 1 3, थर्ड रो में भी 1 3। तब क्या y की आपको सेम वैल्यू मिल रही? तो नो, इन वन रो इट इज 5, इन अदर रो इट इज 6। तो एग्जैक्ट डिसाइड्स y होल्ड नहीं कर रही है, इसलिए डी ऑप्शन इनकरेक्ट है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? बी, yz डिसाइड्स x एंड y डिसाइड्स z। अच्छा, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत केयरफुली देखेंगे। आपसे क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एफडीज आर सेटिस्फाइड बाय गिवन इंस्टेंस। ये इंस्टेंस किसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो ये इंस्टेंस बी ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ऐसा ही है, लेकिन चलिए, इट इज फ्रॉम अगेन फ्रॉम गेट। फ्रॉम द फॉलोइंग इंस्टेंस ऑफ रिलेशन स्कीम आर एबीसी वी कैन कंक्लूड दैट। ओके, ये आपको दिया है रिलेशन, और आप इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी, है ना, बट बी डज नॉट डिटरमाइन, एंड बी फंक्शनली डिटरमाइंस सी। ए डिसाइड्स बी एंड बी डिसाइड सी। तो चलिए चेक करेंगे क्या फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो ए डिसाइड्स बी तो सही है। ए यूनिक नहीं है, ए रिपीट हो रहा है, लेकिन जब जब ए रिपीट हो रहा है, ए 1 है तो बी भी 1 है, ए 2 है तो बी 3 है ना। तो ए डिसाइड्स बी होल्ड होता है। ए की एक वैल्यू ए 1 के लिए बी की वैल्यू 1 मिल रही है, और ए की वैल्यू 2 के लिए बी 3 मिल रहा है। तो ए डिसाइड्स बी 2 है, एंड बी फंक्शनली डिटरमाइंड सी। तो बी फंक्शनली डिटरमाइंड सी है क्या? नो, बी 1 1 है तब सी 1 0 है। तो बी की एक वैल्यू के लिए सी की आपको 2 डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है। तो ये फंक्शनली डिटरमाइंड बी सही हो सकता है, सही है मतलब अभी तो, लेकिन बी फंक्शनली डिटरमाइंड सी ये गलत है। तो ये ऑप्शन गलत। सेकंड ऑप्शन कहता है ए फंक्शनली डिटरमाइंड बी, तो ये तो हमने अभी देखा ही है। एंड बी फंक्शनली एंड बी नॉट डिसाइड सी, है ना, सॉरी बी डज नॉट डिसाइड सी। तो ये भी सही है, ये नॉट डिसाइड बोल रहा है, डिसाइड नहीं बोल रहा है। तो ए डिसाइड्स बी बट बी डज नॉट डिसाइड सी, है ना। तो सेकंड ऑप्शन हमको करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, हम सब थर्ड पे जाते हैं। थर्ड कहता है बी डज नॉट डिसाइड सी, बी डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन सी। तो ये तो सही हो ही रहा है। तो बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। अब डी कहता है ए डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन बी एंड बी डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन सी। तो यहां से हमको दिख रहा है कि ए तो बी को डिटरमाइन कर रहा है और बी सी को नहीं कर रहा है। ओके, तो क्या इसके 2 आंसर होंगे? बी ये तो गलत, डी तो गलत हो गया है, ए गलत हो गया, क्योंकि डी में पहला पार्ट है ए डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन बी। तो आपको दिख रहा है कि ए डिटरमाइंस बी। तो ए और डी तो इनकरेक्ट हो गए। तो अब बी और सी में से कौन सा करेक्ट है? अगर आपको सिंगल चॉइस क्वेश्चन दिया है या मल्टी चॉइस क्वेश्चन दिया है, मल्टी सिलेक्ट है ना, एमएसक्यू दिया है, तो आप क्या बी और सी दोनों को सिलेक्ट करेंगे? तो नो, यहां केवल सी करेक्ट है। वाई? सी कह रहा है बी डज नॉट डिसाइड सी। ठीक है, वो तो है। ये क्यों गलत है? ये फंक्शनली डिटरमाइंड बी क्यों गलत है? बी वाला ऑप्शन ज्यादा सही होना चाहिए। बी में 2 पार्ट है, दोनों ही सही है। सी में तो एक ही पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूं कि सी नहीं। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। सी कहता है बी डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन सी।
तो बी आंसर क्यों नहीं करेक्ट है? बी तो ज्यादा करेक्ट होना चाहिए। बी कह रहा है ए फंक्शनली डिटरमाइंड सी, सॉरी ए फंक्शनली डिटरमाइंड बी एंड बी डज नॉट डिटरमाइंड सी। तो वाई सी इज करेक्ट आंसर। तो ये एक सिंपल डेटाबेस है। सिंपल डेटाबेस में जो एफडी होल्ड करती है ये जरूरी नहीं है कि एक्चुअल डेटाबेस में भी होल्ड करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक स्टूडेंट टेबल देते हैं और हमारे दो कॉलम है रोल नंबर एंड नेम। सपोज रोल नंबर 1, देर आर 2 स्टूडेंट्स, रोल नंबर 1 एंड रोल नंबर 2। यहां पे कौन सी एफडी होल्ड हो रही है? तो रोल नंबर डिसाइड्स नेम भी होल्ड हो रही है एंड नेम डिसाइड्स रोल नंबर है। फॉर ए सिंगल रोल नंबर यू आर गेटिंग अ सिंगल नेम, फॉर ए सिंगल नेम यू आर गेटिंग सिंगल रोल नंबर। तो इस सिंपल डेटाबेस में रोल नंबर डिसाइड्स नेम और नेम डिसाइड्स रोल नंबर, ये दोनों एफडी होल्ड होती है। लेकिन जैसे ही हमने एक नई रो इंसर्ट की, रोल नंबर 3, हिज नेम इज अरुण, तो नाउ रोल नंबर डिसाइड्स नेम होल्ड्स बट नेम डिसाइड रोल नंबर, ये एफडी होल्ड नहीं करती है ना। तो सैंपल डेटाबेस से हम ये कंक्लूजन कभी ड्रॉ नहीं कर सकते कि कौन सी एफडी होल्ड होती है। लेकिन जो एफडी सैंपल डेटाबेस पे वॉयलेट हो रही है वो एक्चुअल डेटाबेस में तो हमेशा वॉयलेट होगी ही। प्रीवियस क्वेश्चन की लैंग्वेज और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा था कि विच एफडी होल्ड्स ऑन गिवन इंस्टेंस, गिवन इंस्टेंस पे कौन सी होल्ड करती है। तो आपने देख लिया कि कौन कौन सी होल्ड करती है, दैट वाज योर आंसर। लेकिन यहाँ ये नहीं पूछा था कि गिवन इंस्टेंस पे क्या होल्ड करती है। यहाँ क्या पूछा है कि फ्रॉम दिस सैंपल डेटाबेस व्हाट यू कैन कंक्लूड। तो ओनली कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ कि कौन सी होल्ड नहीं करती। तो यहाँ क्या होल्ड नहीं कर रही? बी डिसाइड सी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी, कि बी डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन सी। तो ये हमने डिस्कस किया कंसेप्ट रिलेटेड टू फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है? अब नेक्स्ट हम डिस्कस करें प्रॉपर्टीज या सम रूल्स रिलेटेड टू फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो वेरी फर्स्ट रूल इज रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी क्या कहता है? ए डिसाइड्स ए, एन एट्रीब्यूट ऑलवेज डिसाइड्स इटसेल्फ। रोल नंबर डिसाइड्स रोल नंबर, नेम डिसाइड्स नेम, या ए डिसाइड्स बी इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए। जैसे रोल नंबर एंड नेम डिसाइड्स रोल नंबर या डिसाइड्स नेम। तो यहां B is the subset of A. A contains 2 attribute roll number and name and B is single attribute name. तो roll number and name decides name. तो ये क्या होगा? It is reflexivity. An attribute always decides itself or its subset. After reflexivity, next rule is transitivity. Transitivity क्या कहता है? If A decides B and B decides C. ए बी को डिसाइड करता है और बी सी को डिसाइड करता है, इट मीन्स ए डिसाइड सी। ओके, नेक्स्ट रूल इज ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन कहता है इफ ए डिसाइड्स बी देन ए सी डिसाइड्स बी। व्हाट इज ऑगमेंटेशन? तो ऑगमेंटेशन इज टू अपेंड सम एट्रीब्यूट्स। तो ए डिसाइड्स बी तो आपको गिवन ही है। अब मैंने लेफ्ट पे एक एट्रीब्यूट अपेंड कर दिया सी। तो A डिसाइड्स B तो AC ऑल्सो डिसाइड्स B। A के साथ आप कोई भी एट्रीब्यूट ऐड करो, इट ऑलवेज डिसाइड्स B इफ A डिसाइड्स B। तो यू ऑगमेंट C ऑन लेफ्ट साइड। आफ्टर ऑगमेंटिंग C ऑन लेफ्ट साइड यू कैन ऑगमेंट C ऑन राइट हैंड साइड ऑल्सो। A डिसाइड्स B है तो AC डिसाइड्स B एंड AC डिसाइड्स BC, दोनों होल्ड करती है। I cannot directly augment the attribute on right hand side. If A decides B, तो I cannot write कि A decides BC. First augment the attribute on left hand side, then augment the attribute on right hand side. So these are 3 basic properties or basic rules of functional dependency: reflexivity, transitivity and augmentation. And these 3 rules are collectively known as Armstrong axioms. Apart from these 3 rules, some other rules also exist. तो वो कौन से रूल्स हैं? तो वेरी फर्स्ट रूल इज यूनियन।
तो यूनियन क्या कहता है, इफ ए डिसाइड्स बी होल्ड एंड ए डिसाइड्स सी होल्ड्स, देन ए डिसाइड्स बी सी होल्ड. ए डिसाइड्स बी होल्ड और क्या कह रहा है, ए डिसाइड्स सी. इन दोनों एफडी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देयर लेफ्ट हैंड साइड आर सेम, उनका लेफ्ट हैंड साइड कॉमन है. तो व्हेन लेफ्ट हैंड साइड आर सेम, हमारा रूल क्या कहता है, यूनियन, यू कैन मर्ज राइट हैंड साइड. ए डिसाइड्स बी है और ए डिसाइड्स सी, देन यू कैन राइट ए डिसाइड्स बी सी. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो यू कैन मर्ज राइट हैंड साइड. इट इज यूनियन. आफ्टर यूनियन नेक्स्ट रूल इज डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ यूनियन. यूनियन कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो यू कैन मर्ज राइट हैंड साइड. लेकिन डिकम्पोजिशन क्या कहता है, इफ यू आर हैविंग मोर देन वन एट्रीब्यूट ऑन राइट हैंड साइड, जैसे यहां पे ए डिसाइड्स बी सी, राइट हैंड साइड पे देयर आर टू एट्रीब्यूट्स, तो यू कैन डिवाइड इनटू टू डिफरेंट, यू कैन डिवाइड दिस एफडी, यू कैन डिकम्पोज दिस एफडी इनटू टू डिफरेंट एफडीज. कौन सी दो एफडीज, तो यू कैन राइट ए डिसाइड्स बी एंड ए डिसाइड्स सी. इफ इट इज ए डिसाइड्स बी सी डी, राइट हैंड साइड पे थ्री एट्रीब्यूट्स है तो यू कैन हैव थ्री डिफरेंट एफडीज, ए डिसाइड्स बी, ए डिसाइड्स सी एंड ए डिसाइड्स डी. तो इफ लेफ्ट हैंड साइड आर सेम, you can break or merge right hand side. A decide B C D को A decide B, A decide C और A decide D भी लिख सकते हैं, या इन तीन FDs को merge करके you can convert them into a single FD. तो यूनियन एंड डिकम्पोजिशन. और फाइनली लास्ट रूल है हमारा सूडो ट्रांजिटिविटी. तो ये सूडो ट्रांजिटिविटी क्या कहता है, इफ A decides B holds, A B को डिसाइड कर रहा है and BC together decides D. Alone B D को डिसाइड नहीं कर रहा, B with C decides D. तो हमारा रूल क्या कहता है कि A with C also decides D, है ना. ट्रांजिटिविटी क्या कहता है, A decides B and D decides C, तो A decides B and B decide D, तो A decide D. लेकिन सूडो ट्रांजिटिविटी क्या कह रहा है कि if A decides C, sorry A decides B and BC decides D, तो विथ ए के साथ अगर मैं सी को मर्ज कर दिया तो ए सी विल ऑल्सो डिसाइड्स डी. तो दीज आर द रूल्स रिलेटेड टू फंक्शनल डिपेंडेंसीज. इन रूल्स की क्या एप्लीकेशंस है, ये रूल्स हम कहाँ यूज करेंगे, तो वी कैन यूज दिस रूल्स टू फाइंड द क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट्स. तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमको गिवन है, तो हाउ टू फाइंड एट्रीब्यूट्स, हाउ टू फाइंड क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट्स. चलिए, जैसे आपको एक एफडी का सेट गिवन है, ए डिसाइड्स बी, ए डिसाइड्स सी, सी डी डिसाइड सी, है ना. ओके, और आपसे कहा फाइंड द क्लोजर ऑफ ए. क्लोजर ऑफ ए इज ए प्लस, ए प्लस लिखा है मतलब आप क्या फाइंड कर रहे हैं, ए का क्लोजर. तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि ए के क्लोजर में क्या होगा, किसी भी एट्रीब्यूट के क्लोजर में क्या होगा. तो क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट कंटेन्स ऑल द एट्रीब्यूट विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिसाइडेड बाय गिवन एट्रीब्यूट. ए के क्लोजर में वो सारे एट्रीब्यूट्स आएंगे जिनको ए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिसाइड करता है. ओके, तो आप किसी भी एट्रीब्यूट का क्लोजर फाइंड करने के लिए वो रूल्स आप अप्लाई करेंगे, लेकिन आपको रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं. हम यहाँ पे देखेंगे कि डायरेक्टली आप क्लोजर फाइंड कर सकते हैं. सबसे पहले ए के क्लोजर में क्या आएगा, तो रिफ्लेक्सिविटी क्या कहती है, एट्रीब्यूट डिसाइड्स इटसेल्फ. तो ए के क्लोजर में इट इज ए. अब व्हाट नेक्स्ट, तो वट एवर इज डिसाइडेड बाय ए विल बी इन द क्लोजर ऑफ ए. तो ये डायरेक्टली किसको डिसाइड कर रहा है, ए डिसाइड्स बी एंड ए डिसाइड सी आपके एफडी के सेट में गिवन है. तो क्लोजर ऑफ ए कंटेन्स ए, अपार्ट फ्रॉम ए इट कंटेन्स बी एंड सी. ओके, अब और क्या आएगा ए के क्लोजर में, तो अभी तक ए के क्लोजर में क्या आ चुका है, इट इज ए बी सी. तो आइदर ए और बी
or C or AB or BC or AC, any combination of these three attribute, इन तीन एट्रीब्यूट का कोई भी कॉम्बिनेशन अगर कुछ डिसाइड करता है तो वो ए के क्लोजर में होगा। तो क्या डिसाइड कर रहा है, तो यहां पे ए तो बी और सी को डिसाइड कर रहा है और बी डिसाइड्स डी, तो क्या आ गया ए के क्लोजर में डी भी आ गया। अब व्हाट नेक्स्ट, तो अब हमारे ए के क्लोजर में 4 एट्रीब्यूट्स है ए बी सी डी, तो ए बी सी डी का कोई भी कॉम्बिनेशन कुछ डिसाइड करता, अगर बी सी डिसाइड जेड है तो जेड आ जाएगा, सी डी डिसाइड समथिंग तो वो आएगा ना। तो क्या है नेक्स्ट, तो यहां दिख रहा है आपको सी डी डिसाइड्स ई, तो ए के क्लोजर में ए बी सी डी सभी एट्रीब्यूट्स आ गए, है ना। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये हमारे रिलेशन की क्या होगी, कैंडिडेट की, ऐसी की जिसके क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट्स हों, दैट इज द कैंडिडेट की ऑफ योर रिलेशन। तो वो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड कैंडिडेट कीज ऑफ द रिलेशन। चलिए, तो यहाँ ए के क्लोजर में इट इज ए बी सी डी ई। लेट फाइंड्स द क्लोजर ऑफ बी, तो वेरी फर्स्ट बी के क्लोजर में इट इज बी, अब वट एवर इज डिसाइडेड बाय बी will be the part of closure of B, तो what B decides, तो B decides D, तो closure of B contains B and D, then what else, तो either B or D or BD, क्या कुछ डिसाइड कर रहे हैं, तो किसी के भी लेफ्ट हैंड साइड पे B या D नहीं है, यहाँ D है लेकिन विथ C है, CD डिसाइड C है, BD डिसाइड C नहीं है ना, तो अलोन D और अलोन B और BD कुछ भी फर्दर डिसाइड नहीं कर रहे हैं, तो B के क्लोजर में इट इज BD। लेट फाइंड द क्लोजर ऑफ C, तो क्लोजर ऑफ C कंटेन्स व्हाट, तो C डिसाइड्स C, एनीथिंग एल्स, तो C डर है ना, C के क्लोजर में C तो होगा ही, और कुछ होगा क्या, तो यहां किसी भी FD के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ C नहीं है, यहाँ A है, ये C के साथ D है, अलोन C कुछ डिसाइड नहीं कर रहा है, तो C के क्लोजर में इट इज C ओनली। अब व्हाट इज द क्लोजर ऑफ D, D के क्लोजर में क्या होगा, तो क्लोजर ऑफ D कंटेंस वेरी फर्स्ट D इटसेल्फ, है ना, किसी एट्रीब्यूट के क्लोजर में खुद एट्रीब्यूट तो आएगा ही। अब मुझे एफडीज के सेट को देख के आप डिसाइड करेंगे कि क्या D किसी और एट्रीब्यूट को डिसाइड कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ D कहीं नहीं है, तो D किसी एट्रीब्यूट को डिसाइड ही नहीं कर रहा है, तो क्लोजर ऑफ D कंटेन जस्ट D। आफ्टर दैट फाइनली एक और की है हमारी E, तो हम E का क्लोजर निकाल के देखते हैं, तो E के क्लोजर में क्या होगा, तो वेरी फर्स्ट क्लोजर ऑफ E कंटेन्स E इटसेल्फ, ठीक है, और E क्या डिसाइड करा है, तो E के क्लोजर में A आ गया, E डिसाइड्स A, है ना। अच्छा, कोशिश करेंगे कि आप ये अल्फाबेटिक ऑर्डर मेंटेन करें सो दैट आपको क्लियर हो जाए कौन सा एट्रीब्यूट प्रेजेंट है, कौन से मिसिंग है ना। तो E के क्लोजर में पहले E, फिर E डिसाइड्स A, तो मैं इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखने की कोशिश कर रही हूँ, तो A N E, अब क्या आएगा, तो आइदर A और E और AE कुछ भी डिसाइड करेंगे, तो यहाँ क्या दिख रहा है, A डिसाइड्स B, तो यहाँ B आ गया, फिर A डिसाइड्स C, तो C आ गया, देन B डिसाइड्स D, तो इट इज D, तो E के क्लोजर में इट इज ABCDE, ओके। वैसे भी E के क्लोजर में सबसे पहले क्या आया था, E, और E के क्लोजर में क्या आया, A। अब जैसे E के क्लोजर में A आया, तो वॉट एवर इन द क्लोजर ऑफ A वो ऑटोमेटिकली E के क्लोजर में आ जाएगा, आपको फर्दर E का क्लोजर ऐड करने, कंप्यूट करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि E के क्लोजर में A है, तो A के क्लोजर में जो भी है, A के क्लोजर में क्या, BCDE, तो ये भी E के क्लोजर में आ जाएगा। तो ये हमने क्या देखें, हाउ टू फाइंड क्लोजर ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। अब क्लोजर, तो चलिए हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं गेट में, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। तो आपको एक एफडी का सेट गिवन है, ए बी डिसाइड सी डी, एफ डिसाइड्स डी, डी डिसाइड्स एफ, सी डिसाइड्स जी, एफ डिसाइड्स सी एंड जी डिसाइड्स ए।
अब आपसे पूछा इनमें से कौन से ऑप्शंस क्या है, फॉल्स है। ओके, तो आपसे सबसे पहले पूछा सी एफ के क्लोजर में इट इज ए सी डी ई एफ जी, तो फाइंड द क्लोजर ऑफ सी एफ। तो सी एफ के क्लोजर में इट इज सी एंड एफ। ठीक, चलिए अब सी और एफ के क्लोज, आइदर सी और एफ और सी एफ, जो भी डिसाइड कर रहे हो यहां आएगा। तो आपको एफ डी के सेट से क्या दिख रहा है, सी डिसाइड जी, तो इट इज जी। देन एफ डिसाइड्स ई, तो इट इज ई। अब यहां जी आ चुका है और जी डिसाइड्स ए, तो हियर इट इज ए। तो अभी तक सी एफ के क्लोजर में क्या क्या आ चुका, ए सी ई एफ जी। क्या रह गया, बी नहीं आया ना, बी और डी नहीं आया। तो लेट्स सी आ सकता है क्या, तो यहां तो ए बी है तो बी तो आया ही नहीं, तो दिस एफ डी इज नॉट एप्लीकेबल। लेकिन यहां पे ए और एफ है और ए एफ क्या डिसाइड कर रहा है, डी। तो सी एफ के क्लोजर में डी भी आ गया। देन डी डिसाइड्स एफ, तो डी ऑलरेडी है लेकिन एफ भी ऑलरेडी है, तो डी डिसाइड्स एफ। ठीक है, तो सी एफ के क्लोजर में इट इज ए सी डी ई एफ जी। अच्छा, आप कैसे, तो सी एफ के क्लोजर में क्या नहीं आया, कौन सा एट्रीब्यूट नहीं आया, तो सी एफ के क्लोजर में बी नहीं आया, अदर देन बी ए सी डी ई एफ जी सारे एट्रीब्यूट आ गए बी को छोड़ के। तो सी एफ के क्लोजर में आप कैसे इंश्योर होंगे कि बी आएगा ही नहीं, कहीं हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। तो सी एफ के क्लोजर में बी कब आ सकता है, जब बी किसी एफ डी के राइट हैंड साइड पे हो। तो बी किसी भी एफ डी के राइट हैंड साइड पे नहीं है, सी है, डी है, एफ है, जी है, ई है, ए है, लेकिन बी किसी भी एफ डी के राइट हैंड साइड पे नहीं है। तो बी क्लोजर में तभी आएगा जब आपके, अगर आप बी एफ का क्लोजर फाइंड कर रहे तो ही भी आएगा। तो एट्रीब्यूट बी यहां पे ऐसा है, वो किसी सेट के क्लोजर में तभी आएगा जब यूर सेट कंटेन बी इटसेल्फ। अगर मैं सी बी एफ का क्लोजर निकालूंगी तो बी आएगा, अदरवाइज बी पॉसिबल ही नहीं है ना। तो कोई भी एट्रीब्यूट क्लोजर में कब आ सकता है, तो वो एट्रीब्यूट या तो जैसे मैंने एबीसी पूछा है, तो एबीसी के क्लोजर में एबीसी तो आना ही है, तो या तो वो एट्रीब्यूट उस सेट में ही प्रेजेंट हो जिसका मैं क्लोजर निकाल रही हूं, तो वो क्लोजर का पार्ट होगा, या फिर वो एट्रीब्यूट किसी न किसी एफ डी के राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। अब यहां देखते हैं एफ क्या बी मेरे इस एफ डी सेट में आ सकता, सी एफ के क्लोजर में आ सकता है। तो पहली कंडीशन क्या थी कि बी मस्ट बी द पार्ट ऑफ दिस, तो आ सकता है। तो यहां बी नहीं है, जिसका मैं क्लोजर निकाल रही हूं क्या बी उसका पार्ट है, तो नो बी उसका पार्ट नहीं है। तो सी एफ के क्लोजर में बी क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि सी एफ इस जिसका हम क्लोजर निकाल रहे बी उसका भी पार्ट नहीं है और बी राइट हैंड साइड पे कहीं और नहीं है ना। तो कोई भी एट्रीब्यूट, जैसे एग्जांपल के लिए बी क्लोजर में कब आ सकता है, किसी एट्रीब्यूट सेट के, तो बी या तो उसी एट्रीब्यूट सेट का पार्ट हो, जैसे बी सी एफ का पार्ट हो तो सी एफ के क्लोजर में आएगा, इट इज बी सी एफ तो आना है, या फिर बी किसी भी एफ डी के राइट हैंड साइड पे होना जरूरी है। तो बी यहां पे सी एफ का पार्ट भी नहीं है और बी किसी भी एफ डी के राइट हैंड साइड पे नहीं है, देयरफॉर बी सी एफ के क्लोजर में आ ही नहीं सकता। तो सी एफ के क्लोजर में क्या है, इट इज ए सी डी ई एफ जी। अब हमारा फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि क्लोजर ऑफ सी एफ इज ए सी डी ई एफ जी, तो ये तो करेक्ट है। आपसे फॉल्स पूछा है तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट। ओके, अब सेकंड है बीजी। बीजी के क्लोजर में भी जरूर आएगा क्योंकि ये एट्रीब्यूट जिसका क्लोजर निकाल रहे उसी सेट का पार्ट है, तो बीजी के क्लोजर में भी आएगा, ऑल्दो बी किसी भी एफ डी के राइट हैंड साइड पे नहीं है। तो बीजी के क्लोजर में बी और जी, ये दो तो आ ही गए। अब आइदर बी और जी और बीजी जो भी डिसाइड करेंगे वो इस क्लोजर में आएगा। तो नेक्स्ट इज जी डिसाइड्स ए, तो बीजी के क्लोजर में ए भी आ गया। देन नेक्स्ट क्या, ए बी डिसाइड सी डी, यहाँ ए बी है और वो सी डी को डिसाइड करता है, तो बीजी के क्लोजर में ए बी के साथ साथ सी डी भी आ गया। अब ए एफ डिसाइड्स डी, लेकिन एफ आया ही नहीं यहाँ पे,
तो एफ और ई आ रहे हैं क्या? तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। ए बी डिसाइड सी डी तो हो गया। अब ये एफ है, तो यहाँ ए तो है लेकिन एफ नहीं है, तो ये एफ डी भी एप्लीकेबल नहीं। डी डिसाइड्स एफ, यहाँ डी तो है लेकिन ई नहीं, तो ये एफ डी भी एप्लीकेबल नहीं। सी डिसाइड्स सी, तो जी और सी दोनों ऑलरेडी है ही। एफ डिसाइड सी, तो एफ भी नहीं है और ई भी नहीं है, तो एफ डिसाइड्स ई एप्लीकेबल नहीं। और जी डिसाइड्स है, तो जी और ए तो ऑलरेडी है ही। तो बी जी के क्लोजर में ए बी सी डी जी आया, और हमारा ये ऑप्शन क्या कह रहा है? क्लोजर ऑफ बी जी इज ए बी सी डी जी, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। नाउ वी हैव टू फाइंड द क्लोजर ऑफ ए एफ। ए एफ का क्लोजर, ए एफ के क्लोजर में बी डेफिनेटली नहीं आएगा, क्योंकि बी यहां भी नहीं है और बी किसी एफ डी के राइट हैंड साइड पे भी नहीं है, तो ए एफ के क्लोजर में बी नहीं आएगा ना। बट अदर देन बी कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं? तो क्लोजर ऑफ ए एफ में इट इज ए एंड एफ, ठीक है। देन ए एफ डिसाइड्स डी, ए और एफ मिलके डी को डिसाइड करते हैं, तो यहां डी आ गया। फिर एफ डिसाइड्स डी, देन एफ डिसाइड्स ई, तो क्लोजर में ई आ गया। देन डी डिसाइड्स एफ, तो डी एफ तो ऑलरेडी है ही। नेक्स्ट क्या आएगा? ये ए बी है, यहां ए तो है बी नहीं है, तो ए बी डिसाइड सी डी एप्लीकेबल नहीं है। एफ डिसाइड्स डी तो ऑलरेडी है ना, ए एफ और डी तो ऑलरेडी है ही। डी डिसाइड्स एफ, तो डी एफ भी ऑलरेडी है। सी डिसाइड जी, नॉट एप्लीकेबल। एफ डिसाइड सी, नॉट एप्लीकेबल। सॉरी, एफ डिसाइड से नॉट एप्लीकेबल, ए एफ और ई ऑलरेडी है, वो जी डिसाइड से नॉट एप्लीकेबल। तो ए एफ के क्लोजर में ए डी ई एफ है, और यहाँ ए एफ के क्लोजर में इतने सारे एट्रीब्यूट्स हैं, तो सी ऑप्शन गलत है। अब फाइनली आपसे मल्टी सिलेक्ट हो सकता है, ईज आर फॉल्स है, तो मल्टीपल ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं। तो क्या डी करेक्ट है? तो फाइंड द क्लोजर ऑफ ए बी। ए बी के क्लोजर में वेरी फर्स्ट इट इज ए बी, फ्रॉम ए बी इट इज सी डी, फ्रॉम सी इट इज जी। देन यहां एफ है, यहां ए तो आ गया लेकिन एफ नहीं है। यहां के लेफ्ट हैंड साइड पे डी है, यहाँ डी तो है लेकिन ई नहीं है, तो डी डिसाइड्स एफ चेक नहीं करना। सी डिसाइड जी तो ऑलरेडी आपने अप्लाई कर ही दिया है। तो ए बी के क्लोजर में क्या क्या आ गया? ए बी सी डी जी। तो लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि ए बी के क्लोजर में ए बी सी डी जी, तो ये करेक्ट है। तो ओनली इन करेक्ट इज सी। ओके, तो इस तरह से हमने क्या डिस्कस किया? हाउ टू फाइंड क्लोजर ऑफ सम एट्रीब्यूट। तो एक पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि आपको एट्रीब्यूट सेट गिवन है और उसका क्लोजर पूछा गया। नेक्स्ट जो एफडी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है कि इन अ स्कीम विद द एट्रीब्यूट ABCDE फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर गिवन। किसी रिलेशन पे ये सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड करती है। फिर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज इज नॉट इम्प्लाइड बाय अबोव सेट। इनमें से कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी ऊपर वाले सेट से इम्प्लाइड नहीं होती, मतलब हम गिवन सेट से कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी फाइंड नहीं कर सकते या होल्ड नहीं करती। जैसे आपसे पूछा क्या CD डिसाइड्स AC, यहां पे इम्प्लाइड करती है मतलब होल्ड करती है। तो CD डिसाइड्स AC होल्ड कैसे करती है? तो CD डिसाइड्स AC होल्ड करने के लिए आप यहां पे CD का क्लोजर डिसाइड निकालेंगे, और अगर यहां पे CD के क्लोजर में A और C दो एट्रीब्यूट आपको चेक करना है। यहां CD के क्लोजर में A और C आ गए, बाकी क्या आ रहा है उससे मुझे मतलब नहीं, वी हैव टू जस्ट फाइंड कि A और C आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो ये OFD यहां इंप्लाइड कर रही है, यहां होल्ड कर रही है, अदरवाइज होल्ड नहीं कर रही है। तो CD का क्लोजर क्या होगा? तो CD के क्लोजर में सबसे पहले CD, फ्रॉम CD इट इज E, फ्रॉम E इट इज A। तो CD के क्लोजर में आपको AC चाहिए था,
तो सी डी के क्लोजर में ए सी है। इट मीन्स सी डी डिसाइड्स ए सी होल्ड्स। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट तो होल्ड कर रही है। आपसे पूछा नॉट इम्प्लाइड, तो फर्स्ट इज इम्प्लाइड बाय गिवन सेट। सेकेंड है बी डी डिसाइड सी डी। बी डी डिसाइड सी डी के लिए क्या फाइंड करो, क्लोजर ऑफ बी डी। तो बी डी के क्लोजर में बी एंड डी। और क्या आएगा बी डी के क्लोजर में, तो बी डिसाइड डी। तो बी डी के क्लोजर में बी डी तो ऑलरेडी है ही। अब इसके अलावा नाइदर बी नॉर डी नॉर बी डी डिसाइड समथिंग, तो इसलिए बी डी के क्लोजर में सिर्फ बी डी होगा, कुछ और ऐड नहीं होगा। तो बी डी के क्लोजर में सी नहीं आ रहा है, इसलिए बी ऑप्शन इनकरेक्ट। ओके, बी डी डिसाइड सी डी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। क्या बी सी डिसाइड सी डी होल्ड्स? तो बी सी का क्लोजर फाइंड करो। बी सी के क्लोजर में सबसे पहले तो बी और सी ही आएगा। मुझे सी और डी चाहिए, है ना। तो बी सी के क्लोजर में सी तो आ ही गया, ओनली थिंग इज डी। और वो कहां से आ जाएगा, बी सी के क्लोजर में जो भी बी सी या बी सी डिसाइड्स करेंगे वो आएगा। तो यहां बी डिसाइड्स डी है, तो बी सी के क्लोजर में सी भी आ गया और डी भी आ गया, देयरफॉर दिस होल्ड्स। तो सी भी करेक्ट है। वैसे तो आपका आंसर बी आ ही गया है, लेकिन रिमेनिंग भी हम चेक करते। तो फाइनली आई नीड टू चेक कि ए सी डिसाइड्स बी सी होल्ड्स और नॉट। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फाइंड क्लोजर ऑफ ए सी। इन क्लोजर ऑफ ए सी इट इज ए एंड सी। अब आपको सिर्फ बी लाना है, कहां से आएगा, तो ए या सी या ए सी जो भी डिसाइड करेंगे वो आएगा। तो इट इज ए डिसाइड्स बी। तो मुझे ए सी के क्लोजर में क्या चाहिए था, बी और सी, तो बी और सी आ गए, देयरफॉर डी ऑल्सो होल्ड्स। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया कि हाउ टू फाइंड क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स के क्लोजर को कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड कैंडिडेट की ऑफ अ रिलेशन, और फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। अभी हमने एट्रीब्यूट का क्लोजर देखा है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्लोजर। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल।